हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप सर। आज से हम लोग क्लास 9 इकोनॉमिक्स का सेकेंड लेसन शुरू करेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट लेसन आपका है पालमपुर की कहानी, उस पालमपुर की कहानी को कोविड-19 के कारण जो 30% कोर्स लेस किया गया है, उस पार्ट से उसे हटा दिया गया है। तो हम लोग उस चैप्टर को पढ़ेंगे, लास्ट में उसको हम पढ़ाएंगे। अभी हम लोग देखते हैं संसाधन के रूप में लोग, यानी रिसोर्स एज पीपल। यानी जो किसी भी देश की बात करें, किसी भी कंट्री की बात करें, तो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, जो वहाँ का एक प्रकार से कहें कि जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक सिस्टम है, उस सिस्टम में संसाधन के रूप में जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के पीपल्स हैं, उनका क्या योगदान होता है। तो अगर संसाधन के रूप में अगर हम बात करें तो इस अध्याय में हम देखें तो जनसंख्या का अर्थव्यवस्था पर क्या दायित्व है, या किसी भी देश की परिसंपत्ति के, यानी जो वहाँ की कैपिटल्स है, उसके निर्माण में इस वहाँ के जो मानव का है उसका क्या योगदान होता है। इस चैप्टर में हम इसके बारे में जानेंगे। तो अगर हम बात करें कि जो किसी भी देश की जो मानव पूंजी है, मानव पूंजी मतलब ह्यूमन कैपिटल, किसी भी देश की जो ह्यूमन कैपिटल है, वह जितनी भी जनसंख्या है वह ह्यूमन कैपिटल होती है, वह अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, उसको कितना मजबूत करने में सक्षम होता है, इसकी बात की जाती है। अगर हम रिसोर्स की बात करें तो किसी भी कंट्री के जितने भी रिसोर्स होते हैं, यानी जितने भी रिसोर्स हैं या संसाधन हैं, इन संसाधनों में चाहे लैंड हो, यानी कोई या तो भूमि कहते हैं, ठीक है ना, चाहे वो खनिज हो यानी मिनरल्स हो, ठीक है ना, या अन्य प्रकार के जितने भी फिजिकल कैपिटल्स हैं, जितने भी भौतिक संसाधन हैं, उन सभी संसाधनों की, उन सभी फिजिकल रिसोर्स की बात करें तो इन सभी रिसोर्स में अगर सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स अगर कोई होता है तो वह ह्यूमन रिसोर्स होता है। इन सभी में ह्यूमन रिसोर्स सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट इसलिए माना जाता है कि अगर किसी देश में लैंड है, एग्रीकल्चर है के लिए एग्रीकल्चर योग्य भूमि है, लैंड है, तो उस पर अगर मानव जो ह्यूमन है, वहाँ का जो ह्यूमन कैपिटल है, वह उस पर वर्क नहीं करे, वर्क भी कैसे, मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण के तरीके से कार्य नहीं करता है, तो उस देश की जो कैपिटल है, जो पूंजी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसको वह प्रभावित करता है, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी लैंड अपने आप प्रोडक्शन नहीं करने वाला है, उसे प्रोडक्शन करने के लिए, उस लैंड रिसोर्स को एक्टिव करने के लिए ह्यूमन कैपिटल की जरूरत होती है। वैसे ही हम देखें मिनरल्स हैं, मिनरल सॉइल्स हैं, खनिज हैं, कितने भी प्रकार के, चाहे कोल हो, चाहे क्रूड ऑयल हो, या अन्य जितने भी मिनरल्स हैं, उन मिनरल्स की बात करें तो किसी भी देश के पास कितने भी रिसोर्स उपलब्ध हों, कितने भी संसाधन उपलब्ध हों, यदि वहाँ का ह्यूमन कैपिटल एजुकेटेड नहीं है, हेल्थी नहीं है और ट्रेंड नहीं है, तो वह इन रिसोर्सों का उपयोग नहीं कर पाएगा। यानी इन रिसोर्सों का अधिकतम उपयोग करने के लिए किसी भी देश के ह्यूमन कैपिटल्स का एजुकेटेड होना, हेल्थी होना, ट्रेंड होना और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए। जब यह पूंजी हमारी स्ट्रांग होगी तो ही हम इन रिसोर्सों का सही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमारी यह पूंजी स्ट्रांग नहीं है तो हम इन रिसोर्सों का सही प्रयोग नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल, जापान जैसा एक देश है, जापान एक कंट्री है जो एक बहुत छोटे से द्वीप समूह में बसा हुआ है, आइसलैंड है, द्वीप समूह में बसा है,
यहाँ पर किसी प्रकार के नेचुरल रिसोर्स की मात्रा अधिक नहीं है। फिर भी जापान एक डेवलप्ड कंट्री यानी विकसित देश की कैटेगरी में आता है। ऐसा इसलिए कि जापान ने अपने ह्यूमन कैपिटल्स पर इन्वेस्टमेंट किया है, निवेश किया है। कैसे? एजुकेशन से, हेल्थ से और प्रशिक्षण ट्रेनिंग देकर इन लोगों को क्या किया है? मजबूत बनाया है कि स्ट्रांग ह्यूमन कैपिटल्स तैयार किया है। और इसकी वजह से जापान प्रत्येक मिनरल्स को अपने यहाँ इंपोर्ट करता है, आयात करता है, उसके बावजूद क्या है? डेवलप्ड है। वहीं हम लोग अफ्रीका महाद्वीप में चल रहे हैं। अफ्रीका महाद्वीप की यानी जो अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश कंट्रियां हैं, उन कंट्रियों की बात करें अफ्रीका की कंट्री की, तो वहाँ पर रिसोर्स पर्याप्त मात्रा में है, नेचुरल रिसोर्स बहुत अधिक है। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ की अधिकांश कंट्रियाँ अंडर डेवलप्ड हैं या अविकसित कंट्रियाँ हैं। इन दोनों में डिफरेंट है तो वह है ह्यूमन कैपिटल का। जापान का ह्यूमन कैपिटल एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन कैपिटल है, यानी जहाँ क्या जो मानव है वह अर्थव्यवस्था के लिए अधिक योगदान देगा, वो डेवलप्ड होगा। जहाँ का मानव इन आधुनिक एजुकेटेड नहीं होगा, मॉडर्न तरीके को नहीं जानेगा, ट्रेंड नहीं होगा, हेल्थी नहीं होगा, वह कंट्री अंडर डेवलप्ड है। ठीक है ना? तो हम लोग आज इस ह्यूमन कैपिटल को आगे बढ़ाते हैं कि संसाधन के रूप में अगर वर्तमान समय में हम बात करें तो जो हमारा ये ह्यूमन कैपिटल है यह मुख्यतः इसका जो निर्भरता है वो उसके उत्पादन कौशल यानी प्रोडक्शन स्किल, उसके प्रोडक्शन स्किल एंड क्षमता एबिलिटी। ठीक है ना? तो ह्यूमन कैपिटल है क्या? किसी भी कंट्री के ह्यूमन की जो उत्पादन कौशल प्रोडक्शन स्किल और क्षमता प्रोडक्शन एबिलिटी पर निर्भर करता है कि वहाँ का ह्यूमन कैपिटल कितना स्ट्रांग है या वहाँ का ह्यूमन कैपिटल कैसा है। ठीक है ना? अगर हम बात करें तो उत्पादन पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना है तो हमें किसी भी देश के सकल घरेलू उत्पाद के बारे में जानना है। आगे हम बताएंगे सकल घरेलू उत्पाद कैसे निकालते हैं। इसे हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी कहते हैं। इसका शार्ट नाम क्या है? हम लोग जीडीपी कहते हैं, अक्सर सुनते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो जो सकल घरेलू उत्पाद है, इस सकल घरेलू उत्पाद के सृजन पर निर्भर करता है। यानी किसी भी कंट्री के ह्यूमन की अगर प्रोडक्शन स्किल और एबिलिटी अच्छी है तो वहाँ की जीडीपी भी अच्छी होगी, क्योंकि प्रोडक्शन अच्छा होगा तो क्या होगा? जब प्रोडक्शन अच्छा होगा तो जीडीपी अच्छी होगी। हम लोग अब देखते हैं कि किसी भी कंट्री के ह्यूमन कैपिटल्स के डेवलपमेंट में किसका इम्पोर्टेंस रोल होता है। तो किसी भी देश में अगर कहें मानव पूंजी निर्माण यानी संसाधन को अधिक, अगर हम कहें कि मानव पूंजी निर्माण कैसे किया जा सकता है, यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो हम लोग देखेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि ये ह्यूमन कैपिटल है, इसका हम लोग फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। तो किसी भी कंट्री के ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन में 3 चीज़ों का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। पहला है शिक्षा यानी एजुकेशन, शिक्षा मतलब एजुकेशन। दूसरा प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, उन्हें किसी भी उत्पादन कौशल की ट्रेनिंग। और स्वास्थ्य यानी हेल्थ, अगर व्यक्ति स्वस्थ होगा तभी प्रोडक्शन कार्य में वह अपना योगदान
देगा। यदि व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो प्रोडक्शन कार्य में अपना योगदान नहीं दे पाएगा। उपयुक्त जितनी उसकी क्षमता है, कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी का उपयोग नहीं कर पाएगा। तो जिस कंट्री, अगर हम कहें तो कोई भी कंट्री है, वह जो है जो कंट्री अपने ह्यूमन कैपिटल के डेवलपमेंट के लिए निवेश करती है, वहाँ के ह्यूमन कैपिटल्स द्वारा प्रोडक्शन अधिक किया जाएगा, वो डेवलप होगा। तो ये क्या है? ये इन्वेस्टमेंट है, निवेश है। आप देखते हैं किसी भी देश में एजुकेशन सस्ती अच्छी देने की व्यवस्था की जाती है, ट्रेनिंग एक बीटेक है, आईआईटी है, ठीक है ना, बीएड है, ऐसे ही अनेक प्रशिक्षण की ट्रेनिंग है। हेल्थ हॉस्पिटल अच्छे हों, सस्ती दवाएं चलें, सस्ते रेट पर इलाज हो जाए, जिससे लोग अच्छे तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रख सकें। आप देखते हैं बच्चों को शुरू से पोषाहार दिया जाता है, ये सब जो व्यवस्थाएं होती हैं, बच्चों का टीकाकरण किया जाता है, निःशुल्क सब किया जाता है, इसलिए कि हमारी जो मानव पूंजी है, ह्यूमन कैपिटल है, वह एक अच्छी और स्ट्रांग ह्यूमन कैपिटल के रूप में तैयार हो। ठीक है ना। तो कुल मिला के हम शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को अगर हम डेवलप कर लें, यदि इन भागों को डेवलप करें और इनका हम इन्वेस्टमेंट करें देश में, तो हमारी जो ह्यूमन कैपिटल है वह स्ट्रांग होगी। और यह जो है एक प्रकार से कहें कि भौतिक पूंजी निर्माण के भांति ही देश में यह उत्पादन शक्ति में वृद्धि कर सकती है या करती है। तो ये याद रखना है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में निवेश के तहत 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं: एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ फैसिलिटीज। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बताया जाता है कि हम लोग यानी उच्च आय अगर हम सृजित कर दें, जैसे हमने अभी कहा जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। जिस देश की जीडीपी अच्छी होती है वह डेवलप कंट्री में आता है, यानी वहाँ के लोगों की जो एवरेज इनकम है, औसत आय है, वो उच्च होती है। अगर हम लोगों की आय को उच्च कर दें, किसी भी क्षेत्र के लोगों की आय को, इनकम को उच्च कर देते हैं, तो उच्च करने के लिए क्या होगा? इनकम उच्च करने के लिए हमें उस व्यक्ति को या उस पूंजी को अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ बनाना पड़ेगा। अगर वह अधिक शिक्षित है और अधिक स्वस्थ है तो उसकी जो इनकम है, आय है, वो उच्च हो जाएगी। और इसकी आय उच्च होने से सिर्फ इसको प्रॉफिट नहीं होगा, किसी भी व्यक्ति की आय उच्च होती है तो देश की जीडीपी बढ़ती है, यानी देश का ग्रोथ होता है, कंट्री का ग्रोथ होता है। किसी भी एक व्यक्ति की अगर इनकम प्रॉफिट अधिक हुआ तो वो डायरेक्टली सिर्फ उसे नहीं प्रभावित करती, बल्कि देश की जीडीपी ग्रोथ करती है। और जीडीपी ग्रोथ करती है तो इनडायरेक्टली रूप से ऐसे लोगों को भी यह प्रॉफिट करती है जिनको एक प्रकार से कहें कि जिनके तक यह लाभ, यानी जो एजुकेशन है और स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जिनके तक नहीं पहुंच पाती हैं, उन तक भी इनडायरेक्टली यह लाभ पहुंचता है। क्योंकि आपकी आय अधिक होगी, इनकम टैक्स देंगे तो सरकार द्वारा जो ये सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। जैसे अभी देखें हैं आपकी जो नई शिक्षा नीति आई है, अभी तक शिक्षा में लगभग 4% जीडीपी का व्यय किया जाता था। नई शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया है कि एजुकेशन के क्षेत्र में 6% जीडीपी का इन्वेस्टमेंट किया जाए। इसी प्रकार से आप अपने फैमिली को लीजिए, आपके फैमिली द्वारा आपको अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है, आपके स्वास्थ्य की अच्छी चिंता की जाती है, आपको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाने का प्रयास किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी फैमिली आप पर इन्वेस्टमेंट करती है। आप पर क्या करती है? इन्वेस्टमेंट करती है। यानी जितने अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर आपको एजुकेशन दिया जाएगा, जितनी अच्छी आपको हेल्थ फैसिलिटीज दी जाएंगी, और एजुकेशन के बाद
आप जितनी अच्छी ट्रेनिंग प्रशिक्षण लेंगे वह इसलिए गार्जियंस द्वारा, आपके फादर्स द्वारा, आपकी फैमिलीज द्वारा इसलिए इसे इन्वेस्ट किया जाता है आपके एजुकेशन में, आपके हेल्थ में, इसलिए इन्वेस्ट किया जाता है कि आगे चलकर आप उच्च इनकम प्राप्त कर सकें। क्या कर सकें? उच्च इनकम प्राप्त कर सकें, यानी मोर प्रोडक्शन कर सकें, अधिक उत्पादन कर सकें। ठीक है ना? यही काम कंट्री भी करती है, कोई देश भी करता है कि उसके अधिक से अधिक ह्यूमन जो क्या हो, वह जो है ह्यूमन कैपिटल के रूप में डेवलप्ड हों। ठीक है ना? अब ये समझिएगा, जिन परिवारों की आय उच्च है वह लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने आने वाली पीढ़ी को बढ़ाने के लिए, लेकिन अभी भी जो परिवार अशिक्षित हैं, एजुकेटेड नहीं है, वह भी अपने आने वाली पीढ़ी के लिए उसके एजुकेशन, उसके हेल्थ पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं, और परिणाम ये होता है कि उनका पुत्र भी वहीं रह जाता है जहां वो होते हैं। अब यहाँ पर हम आपको दो कहानियाँ सुनाएंगे। बुक में दो कहानियाँ हैं और उन दोनों कहानियों से आप समझेंगे कि इनका क्या योगदान है। कहानी है, दो मित्र हैं, एक का नाम विशाल है, एक का नाम सकल है। ठीक है ना? सकल और विशाल दोनों एक ही गांव सोमापुर गांव में रहते हैं। सकल की आय 12 वर्ष की थी। उसकी माँ शीला घर के कामकाज को देखती थी। उसके पिता बूटा चौधरी खेतों का काम करते थे। उसका एक भाई था जिसका नाम जीतू था। जीतू सीतू थे, छोटे बड़े भाई थे, इनकी देख रेख का काम करते थे। अंततः अगर कहें तो जो सकल है उसके माता पिता चाहते थे कि सकल कुछ पढ़े लिखे। उन्होंने किसी तरह व्यवस्था करके सकल को स्कूल जाना भेजना शुरू किए, स्कूल में पढ़ाना शुरू किए। सकल ने इंटर किया, ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग पढ़ाई करने के बाद उसके पिता ने उसे कंप्यूटर का एक प्रशिक्षण दिलाया, और जब वह कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो उसके बाद उसने एक प्राइवेट कंपनी पर जॉब के लिए सिलेक्ट हुआ। उसने उस प्राइवेट कंपनी पर जाने के बाद एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया कि उस कंपनी की जो बिक्री है वह जो है बढ़ गई। परिणाम उसे प्रमोशन मिल गया, यानी उसकी आय क्या हो गई? उच्च हो गई। वहीं पर उसका मित्र विशाल है, उसी गांव का है, वह 11 वर्ष का लड़का था। विशाल के पिता महेश थे जो मछुआरे थे। जब विशाल 2 वर्ष का था तभी उसके पिता की डेथ हो गई, तो उसकी माता जो है मछलियों को साहूकारों से खरीदकर मार्केट में बेचकर पालन पोषण करती थी। विशाल को एक बीमारी हो गई, गठिया रोग, यानी गांठ से दर्द के कारण वह चलने फिरने में उसे दिक्कत होने लगी। पारिवारिक आय कम होने के कारण उसकी माता विशाल को अस्पताल पर नहीं दिखा सकी, उसका इलाज नहीं करा सकी और उसे स्कूल पर पढ़ने के लिए नहीं भेज सकी। कुछ दिन बाद उसकी माता बीमार हो गई। परिणाम अंततः विशाल को भी अपने माता के व्यवसाय, पिता के व्यवसाय मछली बेचने का काम प्रारंभ करना पड़ा, और मजदूरी में वह भी मछली बेचने का कार्य करना शुरू कर दिया और अपने परिवार का पालन पोषण शुरू किया। यानी कि अशिक्षा के अभाव में, स्वास्थ्य फैसिलिटी के अभाव में विशाल को एजुकेशन और स्वास्थ्य फैसिलिटी न मिलने के कारण वह वहीं पर रह गया। यानी वह देश के पूंजी निर्माण में, जो कंट्री कैपिटल्स है उसके निर्माण में अपना योगदान, अधिक योगदान नहीं दे सका। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक देखते हैं कि ये ह्यूमन कैपिटल्स है क्या और स्ट्रांग ह्यूमन कैपिटल कैसे बनाया जा सकता है, किसी कंट्री के लिए इस ह्यूमन कैपिटल्स का क्या योगदान है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।